ये कहानी है बिहार में बसे मुजफ्फरपुर की, जहाँ के लोग खुशी खुशी रहते थे और खेतों में मेहनत करके अपना जीवन बिताते थे। गांव की सुबह बड़ी ही सुहानी होती थी। सुबह होते ही सभी लोग अपने अपने कामों में लग जाते थे। कोई अपने खेतों की ओर निकल पड़ता तो कोई अपनी दुकान खोलने की तैयारी करने लगता। लेकिन इस गांव की सबसे बड़ी पहचान थी यहाँ की बाजार। दूर दूर के गांवों और शहरों से लोग मनपसंद बाजार घूमने आया करते थे। मसालों से लेकर मिठाइयों तक हर तरह की दुकानें थीं। लेकिन सबसे ज्यादा भीड़ जिस जगह पर होती थी, सरद नाम का एक आदमी अपनी मशहूर मटन रोटी बेचता था। बाजार में आने वाले लोगों की पहली नज़र सबसे पहले उसके ठेले पर ही पड़ती थी, क्योंकि उसकी दुकान पर हर समय ग्राहकों की अच्छी खासी भीड़ लगी रहती थी। दूर दूर से लोग उसकी स्वादिष्ट मटन रोटी खाने आते थे और बड़े ही चाव से उसका स्वाद लेते थे। सरद भी बड़ा चालाक था। वो रोज अपनी दुकान पर इतनी ज्यादा भीड़ देखकर मन ही मन सोचने लगा और कहता है, मेरी दुकान तो छप्पर फाड़ कर चल रही है। रोज इतने सारे ग्राहक आ रहे हैं, ये देखकर बड़ा मजा आता है। हर दिन अच्छा खासा मुनाफा भी हो रहा है, लेकिन अब इसे और भी बढ़ाया जाए। मैं एक काम करता हूँ, मटन रोटी के दाम ही बढ़ा देता हूँ। उसने अपनी मटन रोटी के दाम बढ़ा दिए। वो हमेशा मटन रोटी नाप तोल कर ही ग्राहकों को देता था, कभी भी जरा सी भी ज्यादा ग्रेवी नहीं देता था। फिर भी लोगों की उसकी मटन रोटी के लिए दीवानगी जरा भी कम नहीं हुई। हर दिन बड़ी संख्या में ग्राहक उसकी दुकान पर आते और बड़े चाव से उसकी स्वादिष्ट मटन रोटी का आनंद लेते थे। उसी गांव में कुछ दिन पहले बिहार के एक शहर से एक परिवार आकर बसा था। उसी गांव में सेठ धनीराम नाम के एक सेठ रहते थे, जो बहुत ही धनवान थे। उन्होंने ही उस परिवार को रहने के लिए अपना एक मकान किराए पर दिया था। उस परिवार में 2 लोग थे, जगन और उसकी पत्नी राधा। जगन पहले एक ट्रक ड्राइवर था, लेकिन जगन के हाथ में जादू था। मटन करी बहुत ही लाजवाब बनाता था, लेकिन अपनी पत्नी के चिंता के वजह से उसने अपने ट्रक चलाने का काम को छोड़ दिया। चलो ना कहीं बाहर घूमने चलते हैं। वैसे भी हम इस गांव में नए हैं, इसी बहाने पूरा गांव भी घूम लेंगे। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। हम कहीं बाहर चलते हैं और गांव की किसी अच्छी सी जगह पर जाकर कुछ स्वादिष्ट खाकर भी आ जाएंगे। फिर वे दोनों घूमने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक आदमी दिखाई देता है। वो उनके पास आता है और कहता है, अरे, आप लोग तो गांव में नए लगते हैं। मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। हाँ भैया जी, हम हाल ही में इस गांव में आए हैं। शाम का समय था तो सोचा कहीं बाहर घूमने चलें, इसी बहाने गांव भी देख लेंगे। तो क्या आप लोग अभी तक गांव के मनपसंद बाजार में गए हैं या नहीं? ये कौन सी जगह है और कहां पर है? वहां तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान मिलते हैं और वहां सरद के हाथ की मटन रोटी तो एकदम कमाल की है। उसका स्वाद चखकर आपको मजा ही आ जाएगा। यहां से बस सीधे चले जाइए, आपको खाऊ गली दिखाई दे जाएगी। वे दोनों भी बाजार पहुंच गए। वहां सरद के ठेले से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। भैया जरा हमारे लिए भी 2 प्लेट मटन रोटी लगा दीजिए। सरद उन्हें खाने के लिए 2 प्लेट मटन रोटी दे देता है। दोनों बड़े चाव से मटन रोटी खाने लगते हैं। मटन रोटी का चटपटा स्वाद दोनों को बहुत पसंद आता है। तभी राधा कहती है, भैया जरा थोड़ी सी और ग्रेवी दे दीजिए, मेरी रोटी बची है। सरद उन्हें थोड़ी सी ग्रेवी दे देता है और वे दोनों पेट भरकर मटन रोटी खा लेते हैं। फिर जगन भी एक प्लेट 150 रुपए के हिसाब से सरद को 300 रुपए दे देता है। अरे भैया, आपके 350 रुपए हुए। अरे 350 रुपए कैसे? एक प्लेट 150 रुपए की है, तो उस हिसाब से 300 रुपए ही हुए। अरे भाई, भूल गए क्या? तुम्हारी पत्नी ने एक्स्ट्रा ग्रेवी भी तो ली थी, उसके 50 रुपए कौन जोड़ेगा? क्या वो एक्स्ट्रा ग्रेवी मुफ्त में आती है? लगता है तुम गांव में नए हो। गजब टोपीबाज आदमी हो। मेरी पत्नी ने थोड़ी सी एक्स्ट्रा ग्रेवी ले ली तो क्या उसके भी 50 रुपए लोगे? हमारे यहाँ तो दुकानदार खुद ही एक्स्ट्रा ग्रेवी दे देता है और उसके अलग से पैसे भी नहीं लेता।
तो वहीं जाकर खाना, यहाँ क्यों आए हो? मेरा दिमाग मत खराब करो। मेरे 50 रुपए दो और यहाँ से निकलो। दोनों में बहस होने लगती है। तभी राधा कहती है, अरे छोड़िए जी, इनके 50 रुपए दे दीजिए, नहीं तो ये ऐसे ही बोलते रहेंगे। जगन भी शरद को 50 रुपए दे देता है और वे दोनों घर पहुंच जाते हैं। जगन बहुत परेशान था। उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। वो बस शरद के बारे में ही सोच रहा था। अगली सुबह होती है। जगन बिस्तर पर बैठा कुछ सोच रहा था। तभी वो अपनी पत्नी से कहता है, भाग्यवान का शुक्र है, हमें रहने के लिए घर तो मिल गया है, लेकिन इस घर को चलाने के लिए अब कोई काम भी ढूंढना पड़ेगा। जो पैसे हम अपने साथ लाए थे वे तो कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएंगे। हाँ, आप सही कह रहे हैं। आप आज गांव में जाइए और देखिए कहीं कोई काम मिल जाए तो। हाँ, सही कह रही हो, मैं अभी जाता हूँ। जगन भी गांव में काम की तलाश में निकल जाता है। तभी वो एक आदमी के पास जाता है और कहता है, अरे भैया, मैं गांव में नया हूँ और मुझे कोई काम चाहिए था। क्या आप बता सकते हैं कि मुझे काम कहाँ मिल सकता है? भैया, तुम गांव में नए हो। यहाँ के लोग नए लोगों को जल्दी काम पर नहीं रखते। फिर भी तुम किसी दुकान पर जाकर देखो, शायद कहीं कोई काम मिल जाए। वो चलते चलते एक दुकान पर पहुंच जाता है और कहता है, सेठ जी, क्या मुझे आपकी दुकान पर कोई काम मिल सकता है? देखो भैया, तुम गांव में नए लग रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें अभी कोई काम नहीं दे सकता। अरे सेठ जी, मैं एक सीधा साधा और मेहनती इंसान हूँ। आपकी दुकान पर पूरी ईमानदारी से काम करूंगा। ये किसी आदमी के माथे पर थोड़ी ही लिखा होता है कि कौन कैसा इंसान है। आजकल जमाने का कोई भरोसा नहीं है, कोई भी कुछ भी कर सकता है। जगन भी निराश मन से थक हार कर अपने घर पहुंच जाता है। तभी राधा पूछती है, क्या हुआ जी, आपको कोई काम मिला या नहीं? नहीं, कोई काम नहीं मिला। सब यही कहकर मना कर रहे थे कि तुम गांव में नए हो, आजकल किसी का भरोसा नहीं है, वगैरह वगैरह। चलिए आप ये सब छोड़िए और हम खाना खा लेते हैं। वे दोनों खाना खाने बैठ जाते हैं और खाने लगते हैं। तभी राधा कहती है, अरे मेरे पास एक आइडिया है। आपने देखा नहीं क्या शरद की दुकान पर कितनी भीड़ रहती है? दूर दूर से लोग उसकी दुकान पर मटन रोटी खाने आते हैं। ऐसे भी आप ट्रक चलाते टाइम मटन बनाने के बहुत शौकीन थे। क्यों ना हम भी मटन रोटी बेचना शुरू कर दें? वाह, तुमने क्या तरकीब दी है भाग्यवान, मान गए तुमको। मैंने पिछले जन्म में जरूर कोई अच्छे कर्म किए होंगे जो मेरा विवाह तुमसे हुआ। अरे आप भी ना बस मेरी तारीफ ही करते रहेंगे या मटन रोटी की दुकान के बारे में भी कुछ सोचेंगे? ठीक है, मैं सेठ धनीराम के पास जाता हूँ और पहले एक ठेले का जुगाड़ करता हूँ। जगन सेठ के पास जाता है और सेठ धनीराम उसे अपना एक ठेला दे देते हैं। अगली सुबह होती है और जगन एक नॉनवेज की दुकान पर जाता है। वो वहां से मटन लेकर आता है और उसकी पत्नी स्वादिष्ट मटन रोटी बनाती है। इसके बाद जगन अपना ठेला मनपसंद बाजार की खाऊ गली के पास लगा देता है। जगन एक प्लेट मटन रोटी मात्र 100 रुपए में बेचता था। फिर वो जोर जोर से आवाज लगाकर लोगों को बुलाने लगता है और कहता है, आओ भाई आओ, हमारी चटपटी मटन रोटी खाओ। ओ भैया, ओ दीदी, ओ चाचा, आओ भाई आओ और जगन के हाथों की मनपसंद मटन रोटी का आनंद उठाओ। फिर उसकी दुकान पर 2 लोग आते हैं और कहते हैं, अरे भैया, क्या कर रहे हो? गांव में नए हो ये तो समझ रहा हूँ, लेकिन क्या तुम्हें पता नहीं कि इस गांव में शरद नाम का आदमी भी मटन रोटी बेचता है। उसकी मटन रोटी खाने लोग दूर दूर से आते हैं। कोई और काम ढूंढ लो भैया, ये धंधा तुम्हारा जल्दी ही बंद हो जाएगा। ये कहकर वे लोग वहां से चले जाते हैं। तभी उसकी दुकान पर कुछ और लोग आते हैं और कहते हैं, वाह भैया, गांव में मटन रोटी की नई दुकान।
चलो एक एक प्लेट लगा दो, आज इसका स्वाद भी चख लिया जाए। वो उन दोनों को मटन रोटी दे देता है और वे दोनों बड़े मजे से खाने लगते हैं। तभी जगन कहता है, भाइयों, अगर आपको और ग्रेवी चाहिए तो बेझिझक बताइए। अरे नहीं भैया, नहीं चाहिए। हम जानते हैं तुम भी पैसे लेते समय 100 रुपए की जगह ग्रेवी लेने की वजह से ज्यादा पैसे लोगे। तीन ये सुनकर जगन हंसने लगता है। अरे नहीं भैया नहीं, हमारी दुकान पर ऐसा नहीं है। हम आपसे एक्स्ट्रा ग्रेवी के कोई पैसे नहीं लेंगे। हमारी मटन रोटी सस्ती भी है और स्वादिष्ट भी। आप लोग बस मजे से खाइए और मनपसंद मटन रोटी का आनंद उठाइए मात्र 100 रुपया में। वाह भैया, क्या बात है। आप कहाँ थे? आपको तो यहाँ पहले ही दुकान खोल लेनी चाहिए थी। वहां हम थोड़ी सी एक्स्ट्रा ग्रेवी क्या ले लेते हैं सरद, तो हमसे और पैसे लेने लगता है। आपकी मटन रोटी भी एकदम स्वादिष्ट है। अब से हम मटन रोटी खाने आपकी ही दुकान पर आया करेंगे। ये कहकर वे वहां से चले जाते हैं। धीरे धीरे गांव के लोगों को भी जगन के ठेले के बारे में पता चलने लगा और उसकी दुकान पर भी लोग आने लगे। सभी लोग बड़े मजे से उसकी मटन रोटी खाने लगे। शाम हो जाती है और उसकी सारी मटन रोटी खत्म हो जाती है। वो खुशी खुशी अपने घर जाने लगता है और घर पहुंचकर अपनी पत्नी से कहता है, अरे आज तो गजब ही हो गया। सभी को हमारी मटन रोटी बहुत पसंद आई और आज की सारी मटन रोटी भी बिक गई। चलो ये तो अच्छी बात है। हमें पहले ही दिन से अच्छा मुनाफा हो रहा है और ग्राहकों को भी आपकी मटन रोटी बहुत पसंद आ रही है। अगली सुबह होती है। जगन फिर से मटन 8 किलो लेकर आता है। मटन रोटी बनती है और वो बेचने चला जाता है। जगन अपने ग्राहकों से बहुत अच्छे से बात करता था। अगर किसी को कुछ कम पड़ जाता तो वो उसे मुफ्त में दे देता था। वो जरूरतमंद लोगों की भी दिल खोलकर मदद करता था। धीरे धीरे दूर दूर से लोग उसके ठेले पर आने लगते हैं। सभी लोग उसकी मटन रोटी की खूब तारीफ कर रहे थे। उस दिन जगन की सारी मटन रोटी दोपहर तक ही खत्म हो गई। अब ये सारी बातें सरद को पता चलती हैं। ये सुनकर वो बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है, ये तो मेरे ही ग्राहक कम कर रहा है। इसकी वजह से मेरे ठेले पर भीड़ कम होती जा रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरी दुकान ही बंद हो जाएगी। इसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ये कुछ दिनों बाद की बात है। सेठ धनीराम जगन के घर आते हैं और उनसे कहते हैं, जगन, तुम्हारे पास बस 2 दिन का समय है। 2 दिन बाद मेरा ये घर खाली हो जाना चाहिए और मेरा ठेला भी मुझे वापस दे दो। अरे सेठ जी, ऐसा क्या हो गया? आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं तो हमेशा समय पर किराया देता हूँ। घर भी मैंने अच्छी तरह से संभाल कर रखा है। फिर आप अचानक से घर खाली करने के लिए क्यों कह रहे हैं? अब तो मेरा धंधा भी यहाँ अच्छा चलने लगा है। ऐसे में मैं अपनी पत्नी को लेकर कहाँ जाऊंगा? मैं वो सब कुछ नहीं जानता। मुझे बस मेरा घर खाली चाहिए और मेरा ठेला भी वापस दे दो। सेठ जी, कृपया करके ऐसा मत कीजिए। आप कहें तो मैं किराया बढ़ाकर दे दूंगा। जगन सेठ को बहुत मनाता है, लेकिन सेठ धनीराम उसकी एक नहीं सुनते और कहते हैं, मुझे कुछ दिनों में इस घर की जरूरत है। मैं यहाँ किराने की दुकान खोलने का सोच रहा हूँ, इसीलिए मुझे इस घर की मरम्मत करवानी है। जगन भी मजबूरी में घर खाली कर देता है। वे दोनों अपना सामान लेकर गलियों में भटक रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि शरद तो इस सेठ का साला था। कुछ दिन पहले, अरे साले साहब, क्या हुआ? बहुत दिनों बाद आना हुआ। दुकान तो सही चल रही है ना? अरे क्या बताऊं जीजा जी, गांव में एक नया आदमी आया है। वो भी मेरे जैसा मटन और रोटी का दुकान खोल लिया है। मेरे से काम धाम में गांव वालों को खिला रहा है और उसकी की वजह से मेरा दुकान चलना बंद हो गया है। ऐसा कौन आ गया गांव में जो मेरे साले को परेशान कर रहा है? नाम बता जरा उसका। जगन नाम है उसका, जगन। किसी दूसरे गांव से आकर हमारे यहाँ रह रहा है। अरे जगन, उसे तो मैं नहीं रहने के लिए जगह दिया है।
कुछ दिन पहले ही तो आया था, उसको ठेला भी मैंने दिया है। वो जीजा जी, वो मतलब मेरे धंधा ठप करने के पीछे आप कहाँ हाथ? मैं अभी दीदी को बताता हूँ, आपकी अच्छे से खातेदारी करेगी। अरे नहीं नहीं, मैं उसे आज ही निकाल देता हूँ। तुम दीदी को मत बताओ, और मैं गांव में बोल दूंगा कोई भी उसे रहने के लिए ना दे। शरद ये सब सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। जगन इधर उधर गांव में घूम रहा था, लेकिन उसे कोई भी रहने के लिए नहीं दे रहा था। तभी वे एक आदमी के घर पहुंचे जिसका नाम विजय था। विजय उनसे कहता है, क्या हुआ भैया, आप दोनों बहुत ज्यादा परेशान लग रहे हैं। क्या बताए भैया, हमारा सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। गांव में हमारी मटन रोटी की दुकान थी जो बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन सेठ धनीराम की वजह से सब कुछ खत्म हो गया। मुझे पूरी कहानी बताइए। जगन विजय को पूरी बात बताता है कि कैसे वे गांव में आए, धनीराम से घर लिया, शरद की दुकान पर एक्स्ट्रा ग्रेवी को लेकर बहस हुई। फिर उन्होंने खुद का मटन रोटी का काम शुरू किया और धनीराम ने उनका घर और ठेला छीन लिया। अब ये तो होना ही था, तुमने सेठ धनीराम के साले से जो पंगा ले लिया। कौन सा साला? जो शरद है वही सेठ धनीराम का साला है। जगन को अब पूरी बात समझ में आ जाती है कि सेठ ने उसे घर से क्यों निकाला। तुम पहले आदमी नहीं हो जिसके साथ ऐसा हुआ है, और भी कई लोगों के साथ ऐसा हो चुका है। मैं भी पहले चिकन मसाला की दुकान लगाता था, लेकिन सेठ धनीराम की वजह से मेरी दुकान बंद हो गई। उसके कहने पर कुछ गुंडे मेरी दुकान पर आते थे और मुझे परेशान करते थे। मैं उस समय बहुत गरीब था, इसलिए किसी से मदद भी नहीं मांगी और चुपचाप दुकान बंद कर दी। यहाँ मेरा ये घर है जिसे मैं बेचना चाहता हूँ। ये बात सुनकर जगन खुशी से कहता है, क्या भैया आप ये घर मुझे किराए पर दे सकते हैं? जब तक आपको कोई खरीदार नहीं मिल जाता तब तक हम इसमें रह लेंगे। जैसे ही आपको कोई खरीदार मिल जाएगा हम घर खाली कर देंगे। विजय उन्हें मना नहीं करता और कहता है, जरूर भैया, और मेरे घर के पीछे तुम्हारे काम की एक चीज भी है। मैं भी पहले चिकन मसाला बेचा करता था। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। जगन और राधा को रहने के लिए नया घर मिल जाता है। तभी राधा कहती है, याद है ना, विजय भाई ने कहा था कि घर के पीछे आपके काम की कोई चीज पड़ी है। वे दोनों घर के पीछे जाकर देखते हैं तो उन्हें वहां एक पुराना ठेला दिखाई देता है। ये देखकर जगन की आंखों में एक नई चमक आ जाती है। वो बहुत खुश हो जाता है। अब उसे एक नई उम्मीद मिल जाती है कि वो फिर से गांव में अपना ठेला लगाकर अपना कारोबार शुरू कर सकेगा। अगली सुबह होती है। जगन भी ताज़ी ताज़ी मटन लेकर आता है। फिर राधा बहुत ही स्वादिष्ट मटन रोटी बनाती है और जगन गांव में अपना ठेला लगा देता है। इसके बाद वो जोर जोर से आवाज लगाकर लोगों को फिर से बुलाने लगता है और कहता है, आओ भैया आओ, देर ना लगाओ, चटपटी मटन रोटी का स्वाद चख जाओ। ताजी मटन मसाले दमदार, खाओगे एक बार बन जाओगे खरीदार। धीरे धीरे उसकी दुकान पर लोग आने लगते हैं और उससे पूछते हैं, क्या जगन भैया कहाँ चले गए थे? हमें तो बहुत चिंता होती कि अब फिर से वही शरद की महंगी मटन रोटी खानी पड़ेगी। अरे भैया माफ करना, घर पर कुछ काम था इसलिए कुछ दिनों के लिए नहीं आ पाया। अब चिंता की कोई बात नहीं है, मैं वापस आ गया हूँ। ऐसे ही जगन की दुकान फिर से अच्छी तरह चलने लगी और उसे फिर से अच्छा मुनाफा होने लगा। शरद को भी जगन के वापस आने की बात पता चलती है। ये सुनकर वो गुस्से में कहता है, ये कैसे हो गया? जगन वापस कैसे आ गया? जीजाजी ने तो कहा था कि उसे घर से निकाल देंगे और उसका ठेला भी ले लेंगे। फिर अब उसे घर और ठेला किसने दे दिया? तभी शरद अपने जीजाजी के घर जाता है और उनसे कहता है, क्या जीजाजी, ये सब क्या चल रहा है? जगन वापस गांव में कैसे आ गया? आपने तो कहा था कि आपकी बहुत पहचान है, उसे कोई घर नहीं देगा। फिर उसे घर और ठेला दोनों कैसे मिल गए? अब तो सभी लोग उसी की दुकान पर जा रहे हैं। अरे समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। आप चिंता मत कीजिए, कल ही हम उसके ठेले पर जाते हैं और उसे समझाते हैं।
अगर वो नहीं माना तो आप हमारे तरीके तो जानते ही हैं। अगली सुबह होती है। जगन भी अपना ठेला लगा देता है और सुबह सुबह ही तभी थोड़ी देर सरद और सेठ धनीराम उसके ठेले पर आते हैं और कहते हैं, क्या जगन, तुझे एक बार में बात समझ नहीं आती क्या? तेरी वजह से मेरा पूरा सिस्टम ही हिल गया है। मेरी दुकान पहले जैसी नहीं चल रही है। तू यहां से चला जा। देख सरद, वास्ता बहुत पुरानी हुई। अब मेरा तुम्हारे जीजा जी से कोई लेना देना नहीं है। ना ही मैं अब उनके घर में रहता हूं और ना ही उनका ठेला इस्तेमाल कर रहा हूं। मैं यहां से कहीं नहीं जाने वाला। मैं रोज यहीं मटन रोटी बेचूंगा। तभी सेठ धनी भी कहते हैं, ठीक है बेटा, ठीक है, उड़ ले जितना उड़ना है। तेरे पर मैं बहुत जल्द काट दूंगा। अब बेटा तू तैयार रहना। अब तेरे साथ जो जो होगा उसका जिम्मेदार तू खुद ही होगा। दुकान तुम्हारी नहीं चल रही है और सजा मुझे दे रहे हो। मेरी दुकान बंद करवाकर और मेरा घर खाली करवाकर भी तुम्हें चैन नहीं मिला। वाह बेटे, मौज कर दिया आपने। सरद और सेठ धनीराम भी वहां से चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। जगन के ठेले पर हमेशा ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी, जबकि अब सरद के ठेले पर बहुत कम लोग आते थे। तभी एक दिन राधा अचानक गायब हो जाती है। जगन जब शाम को घर पहुंचता है तो वो देखता है कि राधा घर पर नहीं है। वो बहुत परेशान हो जाता है। जगन उसे हर जगह ढूंढता है, लेकिन उसका कोई पता ही नहीं चल रहा था। राधा कहाँ चली गई? वो तो बिना बताए कहीं नहीं जाती। मुझे पुलिस के पास चलना चाहिए। वे हमारी जरूर मदद करेंगे। जगन पुलिस के पास जाता है और उन्हें सारी बात बता देता है। तभी पुलिस वाला कहता है, आप चिंता मत कीजिए, हम आपकी पत्नी को जल्द ढूंढ निकालेंगे। आपको किसी पर शक है क्या? कुछ दिन पहले सरद और सेठ धनीराम मुझे मेरी दुकान बंद करने की धमकी देकर गए थे। मुझे शक है कि कहीं मेरी पत्नी का अपहरण भी उन्हीं लोगों ने तो नहीं किया। कृपया उन्हें पुलिस स्टेशन बुलाइए और उनसे इस बारे में पूछताछ कीजिए। हम सिर्फ आपके शक के आधार पर ऐसा कुछ नहीं कर सकते। उसके लिए पहले हमें कुछ सबूत चाहिए होंगे। एक काम कीजिए, आप घर जाइए और पहले की तरह ही सब कुछ सामान्य रखिए। रोज की तरह अपनी दुकान भी लगाइए। किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि आप मेरे पास आए थे। जगन भी बहुत हिम्मत करके अपने चेहरे की उदासी और चिंता को छिपाकर अपनी दुकान लगा देता है। उसके ठेले पर काफी लोग आ रहे थे और सभी बड़े मजे से मटन रोटी खा रहे थे। लेकिन जगन मन ही मन राधा के बारे में ही सोच रहा था। शाम हो जाती है। तभी हमें दिखाई देता है कि सरद और सेठ धनीराम गांव के बाहर बनी एक सुनसान झोपड़ी की ओर जा रहे हैं। उनके पीछे पीछे पुलिस भी चुपचाप उनका पीछा कर रही थी। झोपड़ी के अंदर राधा बंधी हुई बैठी थी। ये सब पुलिस दरवाजे से देख लेती है। तभी पुलिस अंदर घुसती है और कहती है, आखिर मिल ही गए तुम लोग। जगन का शक बिल्कुल सही था। अब तक बहुत भाग लिए, अब थोड़ा जेल की हवा भी खा लो। तभी पुलिस के बुलाने पर वहां अपनी पत्नी राधा को सुरक्षित देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। तभी सरद हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ कर दीजिए। मैं पैसों के लालच में अंधा हो गया था। जब मेरी दुकान पर लोगों का आना कम हो गया तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमसे जलने वाले भी कमाल के हैं। खुद जलते हैं और बोलते हैं कि गर्मी है। मेरी पत्नी का तुमने अपहरण किया था, इसकी सजा तो अब पुलिस ही देगी। पुलिस सरद और सेठ धनीराम को जेल में डाल देती है। जगन पुलिस का धन्यवाद करता है। हमारी वीडियो यहीं पर खत्म होती है और आप चाहते हैं कि अगले वीडियो में आपका नाम इस्तेमाल हो तो प्लीज कमेंट में अपना एक प्यारा सा नाम लिख दीजिए।